जितनी जल्दी हो सके यार 1000 सब्सक्राइबर करा दो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे पोस्ट करने होते हैं रिसर्च करने के लिए। हेलो आइडल्स, हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था अबाउट गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। ठीक है, इस वीडियो में हम उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डेटा का नेचर क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के, और उसके डिटेल्स पे जाएंगे अपन। ठीक, तो सबसे पहले नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। डेटा मतलब जो भी आप वैल्यूज निकालते हो, जो आप नंबर निकाल रहे हो या इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, ये सारी चीजें डेटा आप कलेक्ट करते हो और उस डेटा को बाद में एनालाइज करते हो। ठीक है, साइकोलॉजिकल डेटा में इज बेसिकली ऑन बिहेवियर ही हमने पढ़ना है, मेंटल प्रोसेसेस पढ़ना है और एक्सपीरियंसेस पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो आपका डेटा हो गया। अब हर डेटा को निकालने से पहले आपको ऑब्वियसली बात है एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब जब डेटा पर हम बात करेंगे तो डेटा असल में ना 3-4 तरीके के होते हैं। पहला हो सकता है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन मतलब मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मेरे घर के आसपास में ये सारी चीज़ें हैं, ये मार्केट है, इस तरीके के लोग रहते हैं, हमारा जो 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 आसपास का जो नेबरहुड है वो मोस्टली हिंदू वाला नेबरहुड है। ठीक है, तो जहाँ पर आप रहते हो या जिस जगह की आप स्टडी करने जा रहे हो वो सारी चीज़ें डेमोग्राफी के अंदर आती हैं। दूसरा है फिजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब जिस बंदे को आप स्टडी करने जा रहे हो या जिस ग्रुप का स्टडी करने जा रहे हो उसके नाम, एज, जेंडर, बर्थ प्लेस, जितने भी फॉर्म्स में आते हैं ना, वो सारा आपका फिजिकल इंफॉर्मेशन उठाते हैं। मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, करियर में क्या करना है, रिलीजन क्या है, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल इंफॉर्मेशन में आती है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ोगे तो वो उल्टा लिखा हुआ है, डेमोग्राफी को फिजिकल में लिख दिया, फिजिकल को डेमोग्राफी में लिख दिया है, ध्यान रखना। तीसरी चीज, तीसरा है फिजियोलॉजिकल डेटा। फिजियोलॉजिकल डेटा में क्या होता है कि आपका मेडिकल स्टेटस, आपका ईईजी रिपोर्ट क्या बोलता है, आपकी गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस किस तरीके की है, इस पे रिसर्च करते हैं। जो थोड़ा सा मेडिकल साइड में जो जाती है चीजें, आपके फिजिकल बॉडीज की मेडिकल साइड जो होता है, ठीक है, ईसीजी रिपोर्ट्स हो गए, ईईजी रिपोर्ट्स हो गए, ये सारी चीजें उस पर देखी जाती है। चौथी चीज है साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, किस तरीके से पले बढ़े हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ के कैसे रहे हैं, आपको घर में रिस्ट्रिक्शन थी नहीं थी, स्ट्रिक्ट थे नहीं थे, छूट ज़्यादा थी छूट कम थी, ये सारा कुछ आपकी जो मेंटल बिहेवियर को बनाता है, जो प्रोसेस मेंटल प्रोसेस को बनाता है, उसको पढ़ना जो आपका साइकोलॉजिकल डेटा के अंदर आता है। ये बेसिकली डेटा जो है वो इन 4 तरीके के डेटा होते हैं जब हम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेकेंड प्रोसेस, जब हम डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब इस डेटा के साथ करेंगे क्या, ठीक है, तो उसमें कुछ मेथड्स हैं जहां पर हम डेटा को रख कर, अब ये डेटा निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं। डेटा निकलेगा कैसे, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं कि बस अपन ने आंखें बंद किया और डेटा मिल गया अपने को। अब ये डेटा निकालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर में बैठे बैठे भी आप डेटा निकाल सकते हो, बट कुछ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल जो मैं आपको पिछले वीडियो से बोल रहा हूँ कि यार मुझे 1000 सब्सक्राइबर करा दो, 1000 सब्सक्राइबर करा दो, सो दैट वो मैं पोस्ट वाला जो ऑप्शन होता है, फीचर होता है यूट्यूब का, वो उसको स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, तो अगर वो स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे डेटा मिल पाएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पोल जनरेट करूंगा, आप वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दोगे और आप मुझे बताओगे कि मुझे इंग्लिश में बनाना चाहिए, हिंदी में बनाना चाहिए, कौन सा क्लास चल रहा है, कौन सी चैप्टर चल रही है, उसके हिसाब से क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको कंटेंट किस तरीके का चाहिए, आपको इस तरीके का चाहिए या सिर्फ जो पीपीटी फॉर्मेट में होता है उस तरीके का चाहिए। तो ये सारी चीजें, इस पे मैं काम कब कर पाऊंगा, जब मुझे डेटा मिल पाएगा। और डेटा कैसे मिल पाएगा, वो मेथड्स ऑफ इंक्वायरी है। ठीक है, मेरे लिए वो मेथड है पोस्ट, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अपन क्वेश्चन आंसर सेशंस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं डेटा कलेक्शन का प्रोसेस। अब डेटा कलेक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये मैंने क्लास 12 वाले वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया है, सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी दूंगा क्योंकि हर बच्चा जो है वो क्लास 12 में नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन मतलब कि आपको आपकी क्लास की एक बंदी बहुत ही पसंद आई है, ठीक है, आप उसको ना छुप छुप के देख रहे हो, या कोई लड़का है जो आपको बहुत पसंद आ रहा है और आप उसे छुप छुप के देख रहे हो, ठीक है, और आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो कि यार ये कितनी अच्छी दिख रही है, इसकी शक्ल कितनी अच्छी है, इसके बाल कितने अच्छे हैं, ये किस तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है, ये क्लास में ये मुझे एक्सपीरियंसेस आप नीचे बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, तो ये आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, कब क्लास में आ रही है, कब छुट्टी मार रही है, अगर किसी दिन स्कूल नहीं आई है, ये थोड़ा सा मुझे पता है आप लोग वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो अभी, बट फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो अगर वो स्कूल नहीं आई है तो यार क्या हो गया होगा, स्कूल क्यों नहीं आई, तो आपके अंदर में वो चल रहा है कि यार ये क्यों स्कूल नहीं आई, क्यों स्कूल नहीं आई, वो पता करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक, अब ऑब्जर्वेशन मेथड में और थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएंगे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और डे टू डे ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं तो इसके 3 अलग अलग प्रोसेस है।
पहला है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब कि हम हर वो बिहेवियर को जो है साइकोलॉजिस्ट नहीं पकड़ते जो उनके काम की नहीं है, वो उन्हीं बिहेवियर्स को पकड़ते हैं या उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं जो उनके काम की चीज है। एग्जाम्पल इसमें अपन लेते हैं कि वो प्यार मोहब्बत वाला एग्जाम्पल छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए, क्यों फिट नहीं बैठ रहा है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा है जो क्लास में ना थोड़ा सा अटेंटिव नहीं है, ठीक है, उसे पढ़ाई उसकी उतनी अच्छी है नहीं, वो उतना अटेंटिव नहीं है। अब एज अ साइकोलॉजिस्ट जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको, तो हम देख रहे हैं कि यार वो पढ़ाई के समय कर क्या रहा है, टीचर पढ़ा रही है तो क्या कर रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है, अपन सेलेक्ट कर रहे हैं। जब वो टीचर पढ़ा रही है तो क्या कर रहा है, वो स्कूल में जब गेम्स पीरियड है तब क्या कर रहा है, जब उसका रिसेस चल रहा है अपने दोस्तों के साथ है तब वो क्या कर रहा है, क्या वो दोस्तों के साथ हंस खेल के बात कर रहा है या वो चुपचाप एक किनारे बैठा हुआ है। ये सारा जो है वो सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सेकंड है रिकॉर्डिंग। अब जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यार जो जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी ह्यूमन बीइंग है, हो सकता है हम कई सारी चीजें भूल जाएं, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ इस सिचुएशन में इसने इस तरीके से रिएक्ट किया, इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट किया, इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट किया, हमने क्या किया उसके पूरे की पूरी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब वो रिकॉर्डिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, वो फोटोज ले सकते हो आप, वीडियोज लेके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मतलब वो आप ताकि बाद में उसका रेफरेंस ले सको, इसलिए आप रिकॉर्डिंग करते हो। तीसरी चीज आती है एनालाइजिंग ऑफ डेटा। सो एनालाइजिंग एनालाइज कैसे करते हैं डेटा को। अब आपने ये डेटा निकाल लिया, अब उसको आप एनालाइज कर रहे हो कि हाँ इस सिचुएशन में इसने ऐसा रिएक्ट किया था, मतलब ये कारण हो सकता है। अगर वो चुपचाप कहीं पर बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, तो क्या उसका पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसा ही था, क्या वो हमेशा से ऐसा ही है या वो अभी अभी ऐसा हुआ है। अगर हमेशा से ऐसा ही है तो एक बिल्कुल अलग कारण हो सकता है, अभी अभी अगर ऐसा हुआ है तो अलग कारण हो सकता है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है कि उसके फिजिकल कुछ प्रॉब्लम चल रही हो सकता है उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही हो जिसके कारण से उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा, हो सकता है उसको एग्जाम का टेंशन हो, एग्जाम का प्रेशर हो, इस कारण से उसका मन नहीं लग रहा। तो ये सारी चीजें अपन डेटा को जब एनालाइज करेंगे तब अपने को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये हुई हमारी ऑब्जर्वेशन के तरीके। अब ऑब्जर्वेशन के ना टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। दो तरीके के ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो, एक होता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और एक होता है नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। सो नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जो होता है उसमें क्या होता है, नेचुरलिस्टिक मतलब कि हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, हम उसको जाके बोल नहीं रहे कि अरे हम यहाँ पे तुमको ऑब्जर्व करने आए हैं, ठीक है, या ऐसा कोई हमने कंट्रोल एनवायरमेंट बनाया, उसको फ्री छोड़ दिया, अब हम उसको सिर्फ एक जगह से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हो गया नेचुरलिस्टिक, नेचुरल एनवायरमेंट में। कंट्रोल कंडीशन में क्या होता है कि हमने एक एनवायरनमेंट वैसा बनाया है ताकि बच्चे को उस तरीके का एक्सपीरियंस दे सकें, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको आपके क्रश का बर्थडे मनाना है और आपको ये देखना है कि यार अगर मैं उसके बर्थडे पे उसको कुछ सरप्राइज करता हूं तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। दैट इज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। आपने उससे पूरा कंट्रोल किया हुआ है कि अगर आप उसको बहुत अच्छा फील कराओगे तो वो अच्छा ही फील करेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो दैट इज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अब दूसरा टाइप होता है नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब कि अब आपने क्या किया कि क्लास में स्कूल वालों ने कैमरा लगा दिया देखने के लिए कि बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, या क्लासरूम में एक टीचर आके पीछे बैठ गया है और देख रहा है कि बच्चे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब क्लास में पढ़ाई हो रही है या जो भी चीजें हो रही है, आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो या आप देख रहे हो। मतलब आपको एज अ स्टूडेंट आपको कहीं ना कहीं कॉन्शियसली पता है कि वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और उस कारण से ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। सो दैट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन। मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट वो छुप के देख रहा है, ठीक है। दैट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आपको एक एनवायरनमेंट पे लेके गया, क्रिकेट खिलाने के लेके गए और वहां पर आपको अलग अलग सिचुएशन दे रही है कि यार एक काम करो, तुम टीम के कैप्टन बन जाओ, अब तुम टीम को कैसे मैनेज करोगे देखते हैं, ठीक है। तो वो खुद पार्टिसिपेट हो रहा है, वो आपको बता रहा है कि मैं तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूं और उसके बाद वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो इतना फ्रेंडली बन जाते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये तो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये पता है कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है बट उससे आपके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले क्योंकि आप उसके हिसाब से कॉन्शियस नहीं होगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो टाइप है। अब ऑब्जर्वेशन तो एक मेथड था, दूसरा मेथड क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड जैसा नाम सजेस्ट करता है, इट्स ऑन एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो बिफोर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को समझे, हमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटिंग को समझना होगा। सो दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि 3 रूम डिजाइन किए, 3 रूम में सारे कंडीशन सेम रखे, मतलब नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ एयर वेंटिलेशन एंड थिंग्स, और एक सेटअप लगाया जहां पर स्मोक जाएगा उस रूम में फिल होगा। तो वो भी सिमिलर था तीनों रूम में कि सेम टाइम पर सेम अमाउंट ऑफ स्मोक अंदर जाएगा। अब यहाँ पर 3 अलग अलग ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप जिसे हमने कहा, उन्होंने कहा कंट्रोल ग्रुप,
कंट्रोल ग्रुप का मतलब कि हमने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया, उनको बोला कि आप रूम में बैठो, ठीक है, और उनको वैसा का वैसा छोड़ दिया। दूसरा ग्रुप लिया, उनको बोला कि आप एक रूम में बैठो, पर उस रूम में पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे जो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। और तीसरा जहां पर पहले से 2 लोग बैठे हुए थे जो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। अब ये दोनों लोगों में क्या डिफरेंस हुआ, जो पहले 2 लोग थे इनको ये बोला गया कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको रिएक्ट नहीं करना है, वेरएज दूसरों को कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। सो 3 अलग अलग कंडीशन बनाई, तीनों ग्रुप को बैठाया, स्मोक चालू किया, ठीक है, तीनों रूम में स्मोक फील होना स्टार्ट हुए। अब इसके बाद किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया वो आपकी स्टडी पे आ गया। मतलब एक पूरा की पूरी लेबोरेटरी सेटिंग बनाई गई, रिसर्चेस किए गए उसके ऊपर, और इसको कहा गया एक्सपेरिमेंटल मेथड, या इस तरीके के जितने भी मेथड्स यूज होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड का एक काम ये भी है कि कॉज और इफेक्ट को पढ़ना। कॉज क्या, स्मोक जो रूम में भरने वाला है वो कॉज है, और उससे किस तरीके का बिहेवियर आने वाला है वो इफेक्ट है। अब इसी एग्जांपल में ये भी समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल समझ लेते हैं। सो वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज जो वेरी होती है समय के साथ, सिचुएशन के साथ, बिहेवियर के साथ, चीजें चेंज होती हैं, वो वेरिएबल है। जो कुछ भी थोड़ा सा इधर चेंज हुआ वो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप घर में सब्जी बना रहे हैं उसमें नमक कितना डालेंगे वो वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर आपने नमक कम डाला तो स्वाद जो इफेक्ट है वो कम नमक वाला हो जाएगा, अगर आपने नमक ज्यादा डाला तो इफेक्ट जो है वो ज्यादा नमक वाला हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरिएबल। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो आपके हाथ में जो पेन है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं हो सकते, ठीक है। बट मार्केट में अगर आप पेन लेने जाओगे तो आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी, तो जो वैरायटी है दैट इज वेरिएबल। अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग उसके विड्थ में कम ज़्यादा हो सकता है, लेंथ में कम ज़्यादा हो सकता है, उसके इंक में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोगों को पढ़ते हैं तो उनके कास्ट, रिलीजियन, कलर, जेंडर, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वेरिएबल। वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। अब जब हमने एग्जाम्पल जो बात किया था, इसमें पहला जो कनेक्शन था, जो पहले लोग थे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनको रूम में सिर्फ बैठा दिया गया, उनको कोई ऑब्जर्व करने वाला वहां पर नहीं था, ठीक है। अब जब स्मोक भरना चालू हुआ तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एक तरीके से रिएक्ट करना चालू करेंगे थोड़ी देर में। अब जहां पर कोई बताने वाला नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा सा रिपोर्ट जो किया कि अरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्मोक आ रहा है, ये कम लोगों ने किया। सेकंड, जहां पर उनको बोला गया था कि कुछ भी हो जाए आपको रिएक्ट नहीं करना है, 2 लोगों को बैठाया था, वहां पर जब हुआ तो वहां पर जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता था पीछे से कोई देख रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है आपको, तो उन्होंने ना बहुत होल्ड करके रखा कि अरे ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं होगा, हमें पता है कि ये सब सेटअप है एंड थिंग्स लाइक दैट। तीसरा जो था, वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने ही रिएक्ट करना स्टार्ट किया, जो 2 लोगों को बैठाया था, क्योंकि उनको बताया नहीं गया था कि उनको रिएक्ट नहीं करना है। सो दे स्टार्टेड रिएक्टिंग, एंड व्हेन दे स्टार्टेड रिएक्टिंग एवरीवन पैनिक्ड एंड दे स्टार्टेड रिएक्टिंग। तो क्या हुआ कि जहां पर 2 लोगों को बैठाया गया था, लास्ट वाला सेटअप जो था, वहां से सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स हुई, और जहां पर 2 लोगों को बैठाया गया था, उनको बोला गया था कि आप कुछ रिएक्ट नहीं करना है, वहां पे सबसे कम रिएक्शंस हुए। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम समझें इसी कंडीशन पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, जितनी भी चीजें आपकी रूम था, टेम्परेचर था, अगर आपने बॉयज और गर्ल्स की एक 10 बॉय हैं 10 गर्ल हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक सिचुएशन अगर सेम है, फिजिकल पर्सनैलिटी सेम है, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते थे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था कि आपने कितना स्मोक डाला है, ठीक है, जो 2 टीचर आपने बैठाए हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जिस वेरिएबल के ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है या उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि अगर इसमें भी कुछ चेंजेस आएगा तो बाकी में चेंजेस नहीं होंगे, इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो बाकी में चेंजेस नहीं होंगे। हर वेरिएबल अपने हिसाब से अलग अलग है, इनका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, इसका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये चीज भी समझनी बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे होता है तो दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजेस आता है तो उसका इंपैक्ट जो इफेक्ट पे पड़ेगा, ठीक है, उसका इंपैक्ट जो है इंडिपेंडेंट पे भी पड़ेगा। सिमिलरली वाइस वर्सा भी होता है, ठीक। अब ये हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा। दूसरा क्या है, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स। 2 ग्रुप बना सकते हो आप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। अब ये क्या भला है, ये समझते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है, इनका काम क्या होता है, इसको मैनिपुलेट कर पाना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। मतलब वो जाएंगे और उसको कुछ बोल के आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर सेम एग्जांपल में अपन देखें तो जो तीसरा रूम था वहां पर वो जो 2 लोग थे, ठीक, वो क्या कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि अरे ये स्मोक कहां से आ रहा है, ये स्मोक कहां से आ रहा है। वो पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया उसने।
जो सेकंड वाला ग्रुप था जहां पर 2 लोग बैठे हुए थे बट रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने अपने सब्जेक्ट को बैठाया हुआ था और उनको बोला गया था कि कुछ रिएक्ट नहीं करना है और उसका इंपैक्ट बाकी बच्चों पे पड़ा। और तीसरा है कंट्रोल ग्रुप, जिसको हम बेसिक एनवायरनमेंट के हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, रूम कितना बड़ा है उसके हिसाब से, वेंटिलेशन कैसा है उसके हिसाब से, स्मोक कितनी देर में आ रहा है उसके हिसाब से। मतलब उसमें कुछ अलग से डाला नहीं गया, कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, कंट्रोल्ड है वो। ठीक है, या बाकी जो दोनों है ये एक्सपेरिमेंटल अपन ने लोगों को बैठा के रखा हुआ है, ग्रुप्स इतना ही समझ लो। अब जब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें आपको रैंडम करनी होती है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हर जगह बराबर होने चाहिए, 20-20-20 होने चाहिए। बॉयज और गर्ल्स को अगर हम अलग अलग बैठाते तो हो सकता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाते। तो हमने क्या किया, क्लब करके बैठाया वहां पर 5-10 बॉयज 10 गर्ल्स, 10 बॉयज 10 गर्ल्स, 10 बॉय 10 गर्ल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर कुछ रूरल एरिया से आते हैं, कुछ अर्बन एरिया से आते हैं, ये सारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में। तो उसमें आप हर किसी को तो आप जज नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते, बट कुछ स्पेसिफिक होता है जिसको कंट्रोल करके आपको आपका रिजल्ट मिल जाए। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या होती है, कंट्रोल ग्रुप्स क्या होती हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब जब हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, टेक्निक्स कंट्रोल ग्रुप में जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रुप को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों को थोड़ा सा एक समझ लेते हैं क्या होते हैं। अब जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो अगर एक रूम में बाहर से आवाजें आ रही हैं, नॉइज आ रहा है, किसी की आवाज आ रही है, हल्ला आ रही है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। एक साउंड प्रूफ रूम बना सकते हो, वेंटिलेशन एसी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कंट्रोल हो गया। ठीक, अब हर बार जरूरी नहीं है कि आप एलिमिनेशन पॉसिबल हो, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसको आप एलिमिनेट कर दो, हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि तीनों रूम में सेम कंडीशन डाल दिया, तीनों रूम में सेम टाइप ऑफ वेंटिलेशन है, सेम आवाजें आएंगी, सेम चीजें होंगी, सब कुछ सेम होगा। तीसरा हो सकता है कि आपके पास एक रैंडम ग्रुप आया जिसमें बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आए, अलग अलग एज के आए, अलग अलग जेंडर के आए हैं। ठीक है, तो उनका आपने एक मैच ग्रुप बना दिया और परफेक्टली सेम कर दिया तीनों ग्रुप को। ठीक, तो ये आपने कंट्रोल किया। काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक होती है जिसमें अगर आप मान लो एक ग्रुप से ए वाला प्रोजेक्ट कर रहे हो, दूसरे ग्रुप के साथ बी प्रोजेक्ट कर रहे हो, दूसरे ग्रुप को बाद में आपने ए दिया, इस ग्रुप को बी दिया। ठीक है, तो वो उस तरीके से आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो सो दैट रेंडमाइज हो जाए चीजें। ग्रुप को आप पूरा शफल कर सकते हो हर बार ताकि वो चीजें रेंडमाइज हो जाए। अब इस कंट्रोल ग्रुप का एक लिमिटेशन भी होता है। ठीक है, अब हर चीज बिना लिमिटेशन की तो कोई चीज होती नहीं है। तो लिमिटेशन में क्या आएगा, सो ये जितने भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होते हैं इसमें एक एक्सटर्नल वैलिडिटी कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब कोई एक्सटर्नल आकर ये नहीं बोल सकता कि अरे आपने ये ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है कि नहीं नहीं आपने जो किया वो सही है या नहीं है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं होती इसमें। दूसरा है कि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंटली कर सको। एग्जाम्पल, अगर आपको ये रिसर्च करना है कि वॉल्केनिक इरप्शन में जिनके माँ बाप खत्म हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, उनके ऊपर एंजाइटी कितनी हो रही है, तो अब आप उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते ना यार, कि बाकी बच्चों के माँ बाप को रख दिया और अर्थक्वेक करवा दिया। तो उसके अलग प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, तीसरी लिमिटेशन हो सकती है कि हर बार हमें हर एनवायरनमेंट या कंट्रोल वेरिएबल के बारे में पता हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार हम मिस कर जाते हैं या हमने सोचा ही नहीं होता कि अच्छा ये भी कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, बट बाद में उसका इंपैक्ट पड़ जाता है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि किस चीज़ का इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अब इसके बावजूद अगर एक एक्सपेरिमेंटर ये चाहता है कि नेचुरल कंडीशन पे हो तो उसे नेचर के पास जाना पड़ेगा, मतलब उसे फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब वहां पर जाना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ बैठे बैठे ये रिसर्च करना है कि कोविड पेशेंट्स के फैमिली के ऊपर एंजाइटी लेवल क्या है, तो मुझे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा, उन फैमिली से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। दैट इज फील्ड स्टडी। ठीक है, अब ये तो पूरी बात हुई हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड के ऊपर। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके बाकी मेथड्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि कोरिलेशन, साइकोलॉजिकल सर्वे, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो और जितनी जल्दी हो सके यार 1000 सब्सक्राइबर करा दो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पोस्ट करने होते हैं रिसर्च करने के लिए। ठीक है, पोल्स करने होते हैं। तो आपको अगर पसंद आ रहा है, मेरी एफर्ट पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक करना मत भूलना। कमेंट करो मुझे कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ समझ में आई और कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई। तब तक के लिए कीप लर्निंग।